यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर और जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पेपर सेकंड, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी, ठीक है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी सेकंड पेपर है आपका जूलॉजी का। और आज की क्लास में हम बात करेंगे सीमाकारी कारकों की संकल्पना के ऊपर। सीमाकारी कारकों की संकल्पना। Concept of limiting factor। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारकों की संकल्पना। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है आपको, सीमाकारी कारकों की संकल्पना। सीमाकारी कारक मतलब कि प्रकृति के अंदर जो जीव पाए जाते हैं, चाहे से एनिमल हो चाहे से प्लांट हो, ठीक है। एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों ही जीवों के विकास के लिए, उनके बॉडी ग्रोथ के लिए, शारीरिक विकास के लिए आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की। न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इन पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करके, ठीक है। जितने एनिमल्स होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। शाकाहारी जीव होते हैं वो शाक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इस भोजन से पोषक तत्वों की आपूर्ति कराते हैं शरीर को, और शरीर जो होता है इन पोषक तत्वों को ग्रहण कर वृद्धि कर पाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं स्टेबल होते हैं, अर्थ के अंदर भूमि के ऊपर वो जुड़े हुए होते हैं। मट्टी में जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर उनकी रूट स्टेबल होती है। तो जड़ों के द्वारा मट्टी के अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन पोषक तत्वों को वो अवशोषित करते हैं और अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, वो सारे पोषक तत्व आवश्यक होते हैं जीवों के शारीरिक विकास के लिए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं मट्टी के अंदर, जैसे कि आयंस वगैरह बात कर लीजिए, आयोडीन, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, क्लोरीन, ठीक है, सोडियम आयन, H2O, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे एलिमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं जीवों को। अगर ये सभी पोषक तत्व जीवों को पर्याप्त मात्रा में समय समय पर नहीं मिले तो उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता, उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाती। इसीलिए इन पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी ग्रोथ के लिए। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं सीमाकारी कारकों की संकल्पना के ऊपर। सबसे पहली बात हमने क्या जानी कि प्रत्येक जीव को शारीरिक विकास करने के लिए, जीव के शारीरिक विकास करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और ये पोषक तत्व उसे मिलता है भोजन के रूप में, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो मट्टी से अवशोषित करते हैं पोषक तत्वों को। इतनी बात हो गई। अब उसके बाद हमें बात करनी है सीमाकारी कारकों की संकल्पना के ऊपर। तो देखिए, इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई मकान बनाया जा रहा है, ठीक है, कोई घर बन रहा है, और घर बनने के लिए जो आवश्यक होती है सामग्री, उन सामग्रियों में जो मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है, उन मटेरियल में क्या क्या चीजें हो सकती है, ईंट, पत्थर, ठीक है, बजरी, सीमेंट, रोड़ी, लोहा, सरिया, ये सारे जो मटेरियल है एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें रिक्वायर होती है हमें जब हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अगर इन सभी चीजों में से कोई भी एक चीज कम पड़ जाए, मान लीजिए ईंट कम पड़ गई,
तो जो अपना बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, जो भवन का निर्माण हम कर रहे हैं वो कार्य क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि हमारे पास ईंटों की कमी हो गई। ईंटों की कमी हुई है, बाकी जो चीजें हैं सीमेंट, बजरी, रोड़ी, लोहा वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हमारे पास ईंटों की कमी है। ठीक है, तो जो ये ईंट है, जो मटेरियल है, ईंट और पत्थर की कमी हमारे पास आई है। इस कारक के कारण हमारा जो कार्य था बिल्डिंग, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे थे, भवन का जो निर्माण कर रहे थे, वो कार्य हमारा रुक गया। बाकी चीजें, जो बाकी मटेरियल है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी हम भवन का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक जो कारक, जो एक मटेरियल है पत्थर और ईंट, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो हमारे कार्य को इसने रोक लिया है। तो यहाँ पर जो ये कारक है ईंट और पत्थर, ठीक है, जो ये मटेरियल है, ये क्या कर रहा है, एक सीमाकारी कारक की तरह कार्य कर रहा है, लिमिटिंग फैक्टर की तरह इसको जाना जाता है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, हमारे कार्य को रोक दिया, लिमिट कर दी, एक सीमित कर दिया कार्य को, और हमारा जो कार्य है वो रुक गया। इसलिए जो ये तत्व है, जिस तत्व के कारण हमारा कार्य रुक जाता है, जिस तत्व की कमी के कारण, उसको सीमाकारी कारक कहा जाता है। और इस संकल्पना को सीमाकारी तत्वों की संकल्पना या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। लिविंग नामक वैज्ञानिक ने इस बात को बताया। ठीक है, लिविंग नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस संकल्पना को प्रस्तुत किया और इन्होंने ये बताया अपने वैज्ञानिक अध्ययन के, इन्होंने जो साइंटिफिक स्टडी की जीवों के विकास के ऊपर, एनिमल या फिर प्लांट की जो बॉडी का शारीरिक विकास होता है, शारीरिक जो विकास होता है, उसके ऊपर अध्ययन करा वैज्ञानिक रूप से, और इन्होंने अपनी ये संकल्पना दी कि जीवों के शारीरिक विकास के लिए उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और जो ये पोषक तत्व है विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कि जीवों को अधिक मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है शारीरिक विकास करने के लिए, वो बृहद मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं या मैक्रोन्यूट्रिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। बृहद पोषक तत्व, ठीक है। दूसरा लघु बृहद मात्रिक पोषक तत्व, दूसरा लघु मात्रिक, मात्रिक भी लगा लीजिए, बृहद मात्रिक पोषक तत्व, दूसरा है लघु मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिटिव एलिमेंट, माइक्रो। ये दो तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। बृहद मात्रिक पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी आवश्यकता जीव को अधिक मात्रा में होती है अपने शारीरिक विकास के लिए। ठीक है, और जिन पोषक तत्वों की मात्रा, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, जिनकी कम मात्रा उपलब्ध होने के बावजूद भी वो शारीरिक विकास कर लेते हैं, ऐसे तत्वों को लघु मात्रिक पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिटिव एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि बृहद मात्रिक पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें जो आते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, जल की मात्रा की बात की जाए ये अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, सोडियम, पोटेशियम। और लघु मात्रिक पोषक तत्व की बात की जाए तो इसमें बोरोन, निकेल, कॉपर, आयरन, फेरस, ठीक है, इस तरह के जो पोषक तत्व हैं वो
लघु मात्रा में आवश्यक होते हैं, कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो दो तरह के पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए लिविंग ने अपने साइंटिफिक स्टडी से ये जाना, इन्होंने सबसे पहले क्या ये देखा कि कोई एक स्थान ऐसा है, उस स्थान पर कुछ जीव तो क्या है वृद्धि कर रहे हैं, कुछ पादप तो वृद्धि कर जाते हैं आसानी से, और दूसरी जाति के पादप उस जगह पर वृद्धि नहीं कर पाते। इसका कारण इन्होंने ये बताया कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको विकास करने के लिए पोषक तत्वों की जो मात्रा है, जो पोषक तत्व उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं, आवश्यक होते हैं, वो पोषक तत्व उस जगह पर पाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ और पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि वहां पर उपलब्ध नहीं है, और दूसरे जाति के पादप को अपनी वृद्धि के लिए उन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस कारण से दूसरी जाति के जो पादप होते हैं उसी जगह पर विकास नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो पोषक तत्व उसे उपलब्ध नहीं हो रहा, जिस कारण से वो अपना शारीरिक विकास नहीं कर पाता, वो सीमाकारी कारक के नाम से जाना जाता है, सीमाकारी लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि उसकी वृद्धि को रोक देता है। ठीक है, सीमाकारी फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। देखिए उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें तो जो पादप होते हैं उनको बोरोन तत्व की कम मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है। पादप जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनको बोरोन तत्व की कम मात्रा की आवश्यकता होती है अपने शारीरिक विकास के लिए, ग्रोथ करने के लिए। लेकिन जो ये मात्रा है बोरोन की, जो कि पादपों को अपने विकास के लिए आवश्यकता होती है, कम से कम मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर समझने के लिए बात कर रहे हैं कि कोई एक प्लांट है, एक पादप है, और उस पादप को अपने शारीरिक विकास के लिए आवश्यकता है पर डे 5 ग्राम बोरोन की। ठीक है, 5 ग्राम बोरोन की उसको आवश्यकता होती है डेली। अगर उसको 5 ग्राम बोरोन डेली उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बोरोन की जो ये मात्रा है 5 ग्राम, जो कि उसको रिक्वायरमेंट है, चाहिए ही चाहिए उस पादप को अपने शारीरिक विकास करने के लिए, इस मात्रा को कहा जाता है क्रांतिक। ठीक है, और क्रांतिक तत्व के नाम से हम इसको जानते हैं। अगर क्रांतिक मान से कम मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो, ठीक है, 5 ग्राम से कम मात्रा में अगर पोषक तत्व वहां पर बोरोन होगा तो पादप क्या है, वृद्धि नहीं कर पाएगा। ठीक है, वृद्धि नहीं कर पाता। इसी तरीके से एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, विटामिन, खनिज लवण, वाटर, ये सारे पोषक तत्व हैं। ये सारे पोषक तत्वों की बराबर मात्रा में, संतुलित मात्रा में, उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर इनमें से कोई भी तत्व जीव को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ना हो पाएगा तो उस जीव की जो शारीरिक विकास है वो भी ठीक तरीके से संपन्न नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टर के द्वारा ये सलाह दी जाती है कि हमें सभी तरह के भोजन को ग्रहण करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की सलादों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सभी तरह की सब्जियों को खाना चाहिए, क्योंकि सभी सब्जियों के अंदर अलग अलग तरह के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। हमें प्रोटीन भी चाहिए। ठीक है, देखिए प्रोटीन का निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड से। अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा तो पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। यही पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है प्रोटीन। अगर कोई भी एक अमीनो अम्ल हमारे शरीर के अंदर कम हो जाए या उसकी कमी हो जाए तो ये अमीनो अम्ल की कमी के कारण, विशेष प्रकार के अमीनो एसिड्स की कमी के कारण जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका निर्माण नहीं हो पाता और पॉलीपेप्टाइड चेन अधूरी रह जाती है और प्रोटीन का निर्माण बॉडी के अंदर नहीं हो पाता और प्रोटीन की कमी हो जाती है। इस कारण से प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग से वो जीव ग्रसित हो जाता है, उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसकी बॉडी का जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसीलिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए जो ब्लैकमैन नामक एक वैज्ञानिक और थे, ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने सीमाकारी कारक तत्व की खोज करी और इन्होंने लिविंग के द्वारा कार्य किए गए कार्यों को और अच्छे से एक्सप्लेन किया। इन्होंने ये बताया कि पादपों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है,
फॉस्फोरिलेशन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उस क्रिया के लिए आवश्यक तत्व होते हैं कुछ, ठीक है, रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स होते हैं कुछ। उनमें से जो तत्व हैं, आवश्यक तत्व, उनमें से ये है, एक तो क्लोरीन की क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, ठीक है, हरित लवक की आवश्यकता होती है। दूसरा, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तीसरा, जल की आवश्यकता। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता। और ठीक है, इस तरीके से ये इन तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर ये तत्व पादप को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो पादप क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा, और फोटो फॉस्फोरिलेशन अगर नहीं होगा तो वो भोजन निर्माण नहीं कर पाता, ठीक है। अब देखिए ब्लैकमैन ने क्या करा, उन्होंने जो ये मैंने अभी आपको नाम बताए, प्रकाश की उपलब्धता, हरित लवक की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपलब्धता, इनमें से कोई एक प्रयोग में उन्होंने करा कि प्रकाश की मात्रा को बढ़ा दिया, ठीक है। प्रकाश की मात्रा को जब बढ़ाया जाता है तो प्रथम शुरुआत में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो भी बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो गति है, जो क्रिया है, वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनने की जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित गति से चलती है, चाहे से फिर उसके बाद में कितना भी प्रकाश और ज्यादा बढ़ाया जाए। समझ में आया? देखिए ब्लैकमैन ने क्या करा, पादप को शुरुआत में जो प्रकाश दिया जा रहा था उसकी मात्रा को बढ़ाया। जैसे जैसे प्रकाश की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या है, बढ़ने लगती है, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, भोजन का निर्माण ज्यादा मात्रा में किया जाने लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो गति है वो रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है, एक जगह पर नियत हो जाती है। फिर उसके बाद में चाहे से कितना भी और ज्यादा प्रकाश उस पादप को दिया जाए, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की गति है वो समान रूप से चलती है। क्यों? क्योंकि जो बाकी के तत्व हैं, जो बाकी की जो आवश्यकताएं हैं, जिनमें क्या था, जल की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा, पर्ण हरित की मात्रा, वो तो क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, वो तो पहले की जितनी है, उनको तो बढ़ाया नहीं गया ना, केवल प्रकाश की मात्रा को बढ़ाया गया है। इसीलिए जो बाकी के तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, एक सीमाकारी कारक की तरह कार्य करते हैं, और इस कारण से प्रकाश संश्लेषण की जो गति है वो और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती, चाहे से प्रकाश की मात्रा को कितना भी बढ़ाया जाए, ठीक है। अब देखिए दूसरी बार में इन्होंने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता को बढ़ाया। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो भोजन का निर्माण किया जाता है, भोजन का निर्माण करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो कार्बन पाया जाता है उन्हीं को कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और भोजन का निर्माण किया जाता है। प्रारंभ में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है, पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि ये गति नियत हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में चाहे से और कितनी भी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ाई जाए, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो समान रूप से उसी गति से चलती है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो तत्व हैं, जो आवश्यकताएं हैं, पर्णहरित की उपलब्धता, जो क्लोरोफिल है उसकी तो मात्रा उतनी है, वो थोड़ी ना बढ़ाया गया है। इसलिए जो कार्बन जो हरित लवक है वो फिर अब क्या करेगा, सीमाकारी कारक की तरह कार्य करेगा, लिमिटिंग फैक्टर की तरह वो यहाँ पर एक्ट करता है, और इस कारण से पर्णहरित की तो मात्रा उतनी है ना, इसलिए वो लिमिटेड कर देता है फोटोसिंथेसिस की स्पीड को, और जो प्रकाश संश्लेषण की गति है वो नियत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और ज्यादा अधिक नहीं बढ़ पाती, ठीक है। समझ में आ रहा है अब आपको? इसी तरीके से एनिमल का एक इस तरह से जो पोषक तत्व, जिन तत्वों की कमी के कारण जीवों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है या फिर कोई भी कार्य रुक जाता है, जिस पोषक तत्व की या फिर जिस तत्व की कमी के कारण, वो तत्व क्या कहलाता है, सीमाकारी कारक, लिमिटिंग फैक्टर। और इस थ्योरी को या फिर जो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ब्लैकमैन और लिविंग थ्योरी दी गई थी बाद में, ठीक है, ब्लैकमैन ने भी कार्य करा। अब देखिए बात करते हैं अंतर क्रिया की, फैक्टर, इंटरैक्शन या कारक
अंतःक्रिया, कारक अंतःक्रिया या फैक्टर इंटरैक्शन, कारक अंतःक्रिया फैक्टर इंटरैक्शन, फैक्टर इंटरैक्शन, ठीक है। कारक अंतःक्रिया फैक्टर इंटरैक्शन। देखिए, जब दो कारक आपस में अंतःक्रिया करें, जब दो फैक्टर्स आपस में रिलेशन स्थापित करें, ठीक है, रिलेशन शो करें, जीव की वृद्धि के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो फैक्टर्स रिक्वायरमेंट में होते हैं, जिन पोषक तत्वों की, जिन फैक्टर्स की, जिन कारक की आवश्यकता होती है जीव की वृद्धि के लिए या फिर किसी भी कार्य के संपन्न होने के लिए, जब वो दो कारक आपस में एक दूसरे से संबंधित हो और क्रिया को प्रभावित करें, ठीक है, तो इस तरह की क्रिया को कहा जाता है कारक अंतःक्रिया या फैक्टर इंटरैक्शन, ठीक है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मान लीजिए एक पाइला है या फिर मोलस्का का कोई ग्रुप है, ठीक है, मोलस्का संघ का कोई एक सदस्य है। मोलस्का संघ के सदस्य क्या करते हैं, अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण निर्मित करते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके उसके अंदर, ठीक है। मोलस्का जीव में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। मोलस्का संघ के जो सदस्य होते हैं, जल के अंदर निवास करते हैं, उस जल के अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है, ठीक है। उस कैल्शियम की मात्रा का उपयोग कर कर वो अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच है उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जलीय माध्यम में जो कैल्शियम पाया जा रहा है उसका उपयोग किया जा रहा है कवच के निर्माण में। अगर जल के अंदर कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाए, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाए तो क्या होता है, और उसी जल के अंदर स्ट्रोंशियम जो पदार्थ है वो अधिक मात्रा में है, कैल्शियम की मात्रा कम है और स्ट्रोंशियम पदार्थ की मात्रा अधिक है, तो मोलस्क जीवों के द्वारा जो कवच निर्मित किया जाता है, जो आवरण का निर्माण किया जाता है अपने चारों तरफ, उस आवरण के निर्माण में कैल्शियम की जगह स्ट्रोंशियम का यूज किया जाता है। आया समझ में? देखिए, यहाँ पर मोलस्का जीवों के अंदर कवच निर्माण की जो क्रिया चल रही है वो निर्भर है किसके ऊपर, कैल्शियम के जो तत्व है कैल्शियम के ऊपर। जितनी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम की उपलब्धता होगी जल के अंदर, उतना ही मजबूत, उतना ही कठोर और अच्छा कवच निर्मित किया जाएगा मोलस्का जीवों के चारों तरफ। लेकिन जब जल के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस टाइम पर कवचों का जो निर्माण की प्रक्रिया है ये प्रभावित नहीं होती, बल्कि इसको कैल्शियम की जगह कार्य किया जाता है स्ट्रोंशियम का, ठीक है। स्ट्रोंशियम का उपयोग किया जाता है मोलस्क जीवों के द्वारा कैल्शियम की जगह, ठीक है। तो जो ये स्ट्रोंशियम और कैल्शियम जो ये दोनों कारक हैं जो कि सहायता कर रहे हैं मोलस्का जीवों की कवच निर्माण में, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, इंटर रिएक्शन करते हैं। इसे ही हम कहते हैं कारक अंतःक्रिया। और कारक अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक कारक का जो कार्य होता है वो कार्य किसी दूसरे कारक के द्वारा किया जाता है और जो कार्य है वो संपन्न होता है, ठीक है। अब देखिए, इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जिस पादप को नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिलती है, ठीक है, अगर कोई एक प्लांट है तो उसको अगर नाइट्रोजन गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो उसको जल की मात्रा की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। वो कम जल की मात्रा में भी अपनी ग्रोथ कर लेता है। जिस जगह पर जल की कमी होती है, स्कैर्सिटी होती है वाटर की, मरुस्थलीय टेस्ट जो डेजर्ट प्लेस होते हैं वहां पर जल की कमी होती है, तो वहां की जो वनस्पतियां होती है वहां पर जल की कमी होती है, जल को उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता,
इसी कारण से जल की कमी की पूर्ति के लिए कोई दूसरा कारक क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा कारक कौन सा होगा, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाई जाती है उन पादपों को और वो अपनी ग्रोथ कर पाते हैं जल की कमी के कारण भी, जल की कमी होने के बावजूद भी, क्योंकि जल की कमी जो है इसकी पूर्ति करवाई जा रही है नाइट्रोजन गैस के द्वारा। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस और जल, ये जो दो कारक हैं जो कि आवश्यक होते हैं पादपों की वृद्धि के लिए, ये दोनों कारक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। फैक्टर इंटरेक्शन इसे ही कहते हैं प्रोसेस को। इस अंतःक्रिया के द्वारा जो कार्य होता है, ठीक है, कार्य क्या है यहाँ पर, मैकेनिज्म है, प्लांट की ग्रोथ करवानी है हमें। ठीक है, तो पादप की जो ग्रोथ होती है वो चलती रहती है क्योंकि अंतःक्रिया पाई जाती है कारकों के मध्य। ऐसे ही बात करते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कि तेज धूप में उगते हैं। ठीक है, तो जब पादपों को तेज धूप उपलब्ध होती है, तेज धूप में उगते हैं, तो उनको बोरोन की भी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। और जो पादप छाया में उगते हैं तो उनको बोरोन की भी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इस तरीके से जो कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, अंतःक्रिया प्रदर्शित करते हैं और जो कार्य होता है उनका वो उसको संपन्न कराने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसे अंतःक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे क्लास में हमने बात की है सीमाकारी कारकों की संकल्पना के ऊपर, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।